बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 का विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अध्याय 1 का इतनी सारी टॉपिक दिए गए हैं जिसमें कृषि पत्तियाँ, आधारित फसल पत्तियाँ, मिट्टी तैयार करना, कृषि औजार, बुआई करना, बीजों का चयन करना, खाद एवं उर्वरक मिलाना, सिंचाई के पारंपरिक तरीके और सिंचाई की आधुनिक विधियाँ, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई करना, भंडारण करना और जंतुओं से भोजन प्राप्त करना, इन सारे टॉपिक्स पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और इसे समझेंगे। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन क्या है? दरअसल खेतों में फसल को उपजाना फसल का उत्पादन कहलाता है एवं उसका रख रखाव उसका प्रबंधन कहलाता है। तो खेतों में बीजों को डाल करके और उससे पैदावार लेने की प्रक्रिया से लेकर के उसे काट कर और अपने घरों तक ले जाकर उसे रखने के लिए, भविष्य में उपयोग के लिए रखने की प्रक्रिया तक का सारे प्रोसेस को हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे बहुत सारी चीज़ें लिखा हुआ है जिसे हम एक एक करके पढ़ेंगे और उसे जानेंगे। ग्रीष्मावकाश में पहेली और बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि। दरअसल पहेली और बूझो दोनों भाई बहन हैं और गर्मी की छुट्टी में वो अपने चाचा के घर गए थे घूमने के लिए। और वहाँ पर जब गए तो उन्होंने देखा कि उनके घर में, यानी उनके चाचा जो किसान थे, उनके घर में खुरपी, दराती, बेलचा इत्यादि औजार रखा हुआ था जो खेतों में खेती करने के लिए उपयोग किया जाने वाला औजार है। तो इन्हें देख करके वो बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि आखिर ये क्या है। तो इसके बारे में उन्होंने जानना चाहा। तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। अगर आप भी कभी अपने चाचा, अपने नाना या और कहीं किसी के घर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर कुछ ऐसे औजार होते हैं जो खेतों में उपयोग किए जाते हैं और उसको आपने पहली बार भी देखा होगा। ऐसा भी हो सकता है, या तो फिर यदि आप किसान होंगे तो आपके घर में ऐसे ऐसे औजार होंगे और उसके बारे में आप जानते होंगे कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। कहता है कि आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्योंकि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इसलिए उसे स्वपोषी कहते हैं। बाकी अन्य जीव परपोषी होते हैं, कोई मृतपोषी होते हैं या फिर सहजीवी पोषण करने वाले जीव होते हैं। कहता है कि क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? यानी कि पौधे अपना भोजन बनाते हैं और खाते हैं, लेकिन अन्य जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। तो उनको कहाँ से उनका भोजन प्राप्त होता है? तो आपको पता ही होगा कि बाकी जितने भी जीव हैं वो दूसरे जीवों का भोजन को प्राप्त करते हैं। हम उसे प्रोसेस जरूर करते हैं और प्रोसेस के बाद वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन वो जो भोजन है वो किसी अन्य का है। जैसे मान के चलिए कि आप रोटी खा रहे हैं तो रोटी किससे बनता है? रोटी आटे से बनता है। आटा किससे बनता है? गेहूं से बनता है। और गेहूं कहाँ से आता है? गेहूं के पौधे से आता है। तो गेहूं के पौधे का बीज को आपने आटा बनाया और फिर उसको रोटी बनाया और फिर उसको आपने खाया। तो इस प्रकार से आपने गेहूं के पौधे का जो भोजन है उसे आपने रोटी के रूप में प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से आपने गेहूं का भोजन को आपने प्राप्त किया, अर्थात आप परपोषी हुए। कहता है क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु अपना भोजन बनाने में असमर्थ है। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? कहता है कि परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे कि पाचन करना, शोषण करना एवं उत्सर्जन करने के संपादन में करते हैं। यानी कि जो हम भोजन को प्राप्त करते हैं और उससे जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसका विभिन्न प्रकार का उपयोग किया जाता है हमारे शरीर के द्वारा। जैसे कि शरीर के अंदर पाचन की जो प्रक्रिया होती है उसमें उस ऊर्जा का उपयोग होता है। जो शोषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें उस ऊर्जा का उपयोग होता है। उत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है उसमें उस ऊर्जा का उपयोग होता है। कहता है कि हम अपना भोजन पौधे अथवा जंतुओं द्वारा या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। निश्चित तौर पर हम कुछ पौधे से भी भोजन प्राप्त करते हैं, कुछ जंतुओं से मांस मछली के रूप में प्राप्त करते हैं। दोनों से ही, या सर्वाहारी जीव होते हैं वो क्या करते हैं? वो पेड़ पौधे से प्राप्त भोजन को भी प्राप्त करते हैं और जीव जंतुओं से प्राप्त भोजन को भी वो खाते हैं। कहता है कि क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं? तो निश्चित तौर पर अधिक से अधिक खेती करके, अधिक से अधिक भोजन का उत्पादन करके हम अधिक से अधिक जनसंख्या को उसको भोजन उपलब्ध करा सकते हैं। कहता है कि भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आजकल जनसंख्या बढ़ रही है और उसको भोजन करवाना, उसके लिए भोजन उपलब्ध करवाना और उसके लिए अधिक खेती की आवश्यकता होगी, या फिर नया टेक्नोलॉजी आजकल जो वैज्ञानिक तरीके हैं उसके द्वारा क्या होता है कि कम खेती में भी अधिक पैदावार लिया जा सकता है और इस तरीके से एक बड़ी जनसंख्या को कम खेती में ही भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है। तो इस तरीके का भी उपयोग करके आप बड़ी जनसंख्या को भोजन उपलब्ध करा सकते हैं। कहता है कि एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन और वितरण आवश्यक है। निश्चित तौर पर चलते हैं पहला टॉपिक की ओर, कृषि पद्धतियां। दरअसल कृषि पद्धतियां क्या है? सिंपल सी बात है, कृषि पद्धतियां किसे कहते हैं? जो आपके पास खेत है, सिंपल सा
उसमें पैदावार लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, उस सारी प्रक्रिया कृषि पद्धति के अंतर्गत में आता है। जैसे कि खेतों की जुताई करना, उसमें बीजों को डालना, उसका निराई करना, उसमें सिंचाई करना, उसमें उर्वरक डालना, उसकी कटाई करना, फिर उसका प्रबंधन करना, ये सारी पद्धतियां कृषि पद्धतियां कहलाता है। कहता है कि लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन और आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ कर दिया था। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके। इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। निश्चित तौर पर प्रारंभ में क्या था कि लोग घुमंतु थे, यहाँ से वहाँ दर भटकते रहते थे। कभी जंगलों में पाए जाने वाला फल को खाते थे, कभी कंद मूल, नीचे जो जमीन के अंदर जो बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिसके जड़ को खाया जा सकता है, तो उसको कोड़ करके खाते थे। बहुत सारे ऐसे जंगली जानवर होते हैं, उसे मार करके खाते थे। और इसी तरह प्रारंभिक जीवन जो है, प्रारंभिक मनुष्य का जीवन इसी तरह से कटता था। फिर कालांतर में क्या हुआ कि कुछ ऐसे पौधे उन्हें प्राप्त हो गए, नदियों के किनारे खास करके, जिसका उपयोग वो भोजन के रूप में कर सकते थे। और जब उसकी पहचान उन्हें हो गई, उनका ज्ञान उन्हें हो गया, तो फिर उसका भंडारण करने लगे और फिर उसका बीजारोपण करने लगे और फिर से उसे पुनः साल दर साल उससे फसल को प्राप्त करने लगे। और फिर वे क्या करने लगे कि घुमंतु से धीरे धीरे वो अस्थायी होने लगे और जहां पर भी वो खेती कर सकते थे वहां पर अपना आवास बना करके रहने लगे। और इस प्रकार से घुमंतु से धीरे धीरे एक सामाजिक जीवन का प्रारंभ हुआ। कहता है जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हों। यानी कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि बागवानी टाइप का खेती करते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपके पास 5 कट्ठा का जमीन है, तो उसमें 1 कट्ठा में आपने गेहूं लगा दिया, 1 कट्ठा में आपने मकई लगा दिया, 1 कट्ठा में आपने चना लगा दिया, 1 कट्ठा में आपने बैंगन लगा दिया, 1 कट्ठा में आपने टमाटर लगा दिया, 1 कट्ठा में आप कुछ और लगा दिया। तो इस तरह से अगर आप खेती करते हैं तो इसको फसल नहीं कहते हैं बल्कि बागवानी कहते हैं। लेकिन आपके पास एकड़ का एकड़ जमीन है और उस पर सभी खेतों में आपने गेहूं लगाया या धान लगाया या और किसी प्रकार का फसल लगाया, तो जब बड़े पैमाने पर, बड़े लंबे चौड़े एरिया में जब किसी एक प्रकार के फसल का उत्पादन किया जाता है तब उसे हम लोग फसल कहते हैं विज्ञान की भाषा में। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम इन फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। कहता है कि भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। वे इस प्रकार से हैं, खरीफ फसल और रबी फसल। पहला है खरीफ फसल। कहता है वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसे सिंपल सी भाषा में खरीफ फसल कहते हैं। भारतवर्ष में यह जो ऋतु है यह जून से लेकर के सितंबर तक होती है और इस मौसम में धान, मक्का यानी कि मकई, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि फसलें उगाई जाती है। यानी कि बरसात के मौसम में उगाए जाने वाले फसल को खरीफ फसल कहते हैं, सिंपल सी बात है। और दूसरा है रबी फसल, यानी कि शीत ऋतु में, यानी कि ठंडे के मौसम में, यानी अक्टूबर से लेकर के मार्च के बीच में। अक्टूबर यानी कि दुर्गा पूजा के आसपास में ठंडा प्रवेश कर जाता है और उस समय कुछ फसलें लगाई जाती है, जैसे कि गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी वगैरह। और इसको काटा जाता है होली के आसपास यानी कि मार्च में। ठीक है, तो इस दौरान जो फसलें उगाई जाती है उसे रबी फसल कहते हैं। और यहाँ पर एक मिसिंग है जायद फसल, यानी कि गर्मी के मौसम में, यानी मार्च के बाद, यानी कि अप्रैल में लगाया जाने वाला फसल जो गर्मी प्रवेश कर जाता है उसमें कुछ फल सब्जियां वगैरह लगाया जाता है जिसको मई जून के आसपास में काटा जाता है। और उस दौरान जैसे कि खीरा, ककड़ी, तरबूज वगैरह लगाया जाता है। कुछ सब्जियां जैसे कि टमाटर, बैंगन, भिंडी वगैरह लगाया जाता है, तो इनको बोला जाता है जायद फसल। कहता है आधारित फसल पद्धतियां, यानी कि पुराने तरीके जो हैं उसके बारे में यहाँ बात किया जा रहा है। कहता है कि फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं, यानी कि एक निश्चित समय के अंतर्गत करने पड़ते हैं। कहता है कि आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पत्तियां जो आगे दिए गए हैं। कहता है धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता है। आपको पता होगा कि धान को बरसात के मौसम में उगाया जाता है और बरसात में पानी अधिक पड़ता है। चूंकि धान को अधिक पानी की आवश्यकता होती है इसलिए उसे बरसात के मौसम में लगाया जाता है। अगर आप उसे शीत ऋतु में लगा देंगे यानी कि ठंडे के मौसम में लगा देंगे तो ठंडे में बारिश कम होती है, तो होगा क्या कि धान को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाएगा और आपका धान का विकास या पैदावार बढ़िया से नहीं हो पाएगा, यहाँ तक कि वो मर जा सकता है पानी के अभाव में। तो इसलिए धान को शीत ऋतु में नहीं उगाया जाता है। आगे कहता है कि धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर जवाब भी लिखा हुआ है। आधारित फसल पत्तियां क्या क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला है मिट्टी तैयार करना। मान लीजिए कोई खेत है तो उसको, मान लीजिए कि कोई खेत है और उसमें पैदावार आपको लेना है, उसमें फसल का उत्पादन करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले करना पड़ेगा कि उसमें जो मिट्टी है उसको तैयार करना पड़ेगा फसल की बुआई के लिए। तो सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना है, उसके बाद उसमें बुआई करना है यानी बीजों को उसमें डालना है। उसके बाद आता है कि खाद एवं उर्वरक देना। जब कुछ पौधे निकल जाए या तो बीज डालते हैं उसी समय कुछ उर्वरक मिलाए जाते हैं, उसको कहते
कहते हैं खाद एवं उर्वरक मिलाना। उसके बाद जब कुछ पौधे बड़े हो जाते हैं तो फिर उसमें पानी डाला जाता है, उसे बोलते हैं सिंचाई करना। और जब पौधे उग जाते हैं तो साथ में कुछ बेकार के पौधे उग जाते हैं, उसको बोला जाता है खरपतवार, तो उसकी निराई की जाती है, उसको बोलते हैं खरपतवार से सुरक्षा। उसके बाद आता है अगला प्रोसेस है, उसके बाद अगला प्रोसेस है कटाई करना। जब पौधे आपके तैयार हो जाए तो उसकी कटाई की जाती है। उसके बाद आता है कि जब पौधे की कटाई हो जाए तो फिर उससे बीज को अलग करके उसका भंडारण किया जाता है। भंडारण करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि आप बोरा में रख सकते हैं, आप साइलो में रख सकते हैं, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं लोहे के बने हुए, उसमें डाल सकते हैं, आप शीतक रूम में रख सकते हैं जिसको बोलते हैं फ्रीजर। अब फसल उत्पादन का जो पहला प्रोसेस है वह है खेतों की मिट्टी को तैयार करना। कहता है कि फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है, इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती है। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से शोषण करने में सहायक है। कहता है कि मिट्टी को जब आप तैयार करते हैं तो मिट्टी हल्की हो जाती है, यानी कि पोली हो जाती है। पोला का मतलब होता है मिट्टी का हल्का हो जाना। जब आपका मिट्टी हल्का रहेगा तो पौधे के जड़ें जो है सो मिट्टी के गहराई तक जा सकता है, और मिट्टी के गहराई में धसा हुआ पौधे का जड़ वो शोषण की भी आवश्यकता होती है। तो मिट्टी जब हल्का रहेगा तभी हवा आसानी से गहराई तक पौधे के जड़ों तक जा सकता है, जिससे क्या होगा कि मिट्टी में धसे हुए जड़ को शोषण करने में भी आसानी होगी और उसको मिट्टी की गहराई तक जाने में भी उसे आसानी होगी। इसलिए मिट्टी को पोला बनाया जाता है। पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायक होती है। पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में, आगे कहता है पोली मिट्टी यानी कि हल्की मिट्टी, कहता है कि मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यानी कि मिट्टी हल्की रहेगी तभी उसके अंदर जो केंचुए होते हैं वो बढ़िया से सर्वाइव कर पाते हैं, यानी कि चल फिर सकते हैं, अपना सारा क्रियाकलाप कर सकते हैं। सूक्ष्म जीव भी सारा क्रियाकलाप कर सकते हैं। अगर मिट्टी सख्त रहेगी तो उसमें केंचुआ को, सूक्ष्म जीव को पनपने में यानी कि अपना क्रियाकलाप को करने में बहुत ज्यादा कठिनाई होगी। इसलिए मिट्टी को हल्का किया जाता है, यानी कि पोला किया जाता है। कहता है कि यह जीव किसान के मित्र हैं क्योंकि यह मिट्टी को और पलट कर पोला करते हैं और ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? आपको पहले बता दिया गया कि मिट्टी को पोला करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव और पौधों की जड़ें ये सारे अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं, इसलिए उसको पोला बनाना जरूरी है। आगे कहता है कि आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल और वायु तथा सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे और जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। मिट्टी में खनिज होते हैं, जल होते हैं, वायु होते हैं और कुछ सजीव भी होते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि कुछ मरे हुए पौधे, बहुत सारे पौधे होते हैं जिसको हम पहले से काट लेते हैं, या तो फिर उसको जुताई करने के वक्त जब मर जाता है तो उस पौधे के मरा हुआ शरीर होता है, और साथ में कुछ जीव जंतु के शरीर भी होते हैं। ठीक है, उसी मिट्टी में उर्वरक के रूप में समाहित कर दिया जाता है, उर्वरक के रूप में विघटित कर दिया जाता है। कहता है इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक तत्व मिट्टी में निर्युक्त हो जाते हैं। यानी मरे हुए पौधे में जो पोषक तत्व होता है वो फिर से पुनः मिट्टी में मिल जाता है। जो मरे हुए जीव होते हैं उसको विघटित जब कर दिया जाता है तो उसमें जो पोषक तत्व मौजूद होते हैं वो भी मिट्टी में निर्युक्त हो जाते हैं, यानी कि उसमें मिल जाते हैं। कहता है यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और फिर से उस पोषक तत्वों का पौधे द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। कहता है क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है, इसे उलटने पलटने और पोला करने में पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा कि मिट्टी में जो पोषक तत्व ऊपर से यानी कि मृत पौधे के शरीर से और मरे हुए जीवों के शरीर से जो पोषक तत्व निर्युक्त होते हैं वो सभी ऊपरी परत में होते हैं। तो जब मिट्टी को हम लोग पोला बनाते हैं यानी कि उलटते पलटते हैं यानी कि जुताई करते हैं तो वो सब बढ़िया से मिल जाता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये हर जगह पर विद्यमान हो जाता है। और जब फिर उसमें पौधे को लगाते हैं तो क्या होता है कि पौधे का जड़ उस पोषक तत्वों को आसानी से खींच करके और उसका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए मिट्टी को पोला बनाना, कहता है कि मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। इसे हल चला करके कर सकते हैं। हल लकड़ी और लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। पाटल यानी कि जोहट, उसको देहात में बोलते हैं जोहट। एक पटरा सा लकड़ी होता है, उसको पाटल किया जाता है, यानी समतल किया जाता है। कहता है बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। यानी कि किसी पौधे को यानी कि किसी बीज को अगर आपको लगाना है तो उबड़ खाबड़ जमीन पर तो आप लगा नहीं सकते, इसलिए उसे पाटल करना जरूरी है। और साथ में सिंचाई करना है, अगर पानी डालना है खेतों में तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, आपको समतल करना पड़ेगा। उबड़ खाबड़ रहेगा तो उसमें पानी अच्छे से नहीं डाल पाएगा, इसलिए दोनों ही कार्यों के लिए पाटल करना जरूरी है। लेकिन पाटल करने से पहले खेतों की जुताई करना जरूरी है, यानी कि सख्त मिट्टी रहेगी तो वो समतल नहीं हो सकता है, इसलिए पहले जुताई उसके बाद फिर पाटल किया जाता है, यानी कि मिट्टी को समतल किया जाता है। कहता है कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है, इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी भी दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि आवश्यकता को देखते हुए खेतों की जुताई करने से पहले उसमें उर्वरक को छींट दिया जाता है, और कभी कभी ज्यादा सख्त मिट्टी रहने पर उसमें पानी भी डाला जाता है ताकि मिट्टी नरम हो जाए और उसमें नमी आ जाए। जो कि सूखी हुई मिट्टी में अगर बीज को आप डालेंगे तो उससे बीज का अंकुरन नहीं हो पाएगा, इसलिए पानी का भी आवश्यकता
होती है। अब खेतों की जुताई के लिए विभिन्न प्रकार के औजार की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग यहाँ समझेंगे। कृषि औजार कहता है कि अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा बनाना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है, जैसे कि हल के द्वारा, जो लकड़ी का भी बना होता है, और कई बार लोहे का उपयोग किया जाता है। दूसरा है कुदाली, यानी कि चपड़ा जिसको बोलते हैं देहात की भाषा में। और अगला है कल्टीवेटर, और आजकल आता है इसका एक नेक्स्ट वर्जन, उसको बोलते हैं रोटावेटर। ये कल्टीवेटर और रोटावेटर ट्रैक्टर में उपयोग किया जाता है, यानी कि ट्रैक्टर के पीछे की ओर एक पार्ट होता है, एक औजार होता है, उसे जोड़ा जाता है और फिर खेतों की जुताई की जाती है। कहता है इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले ये सब प्रमुख औजार है। हल का जो उपयोग होता है, कहता है कि प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं जैसे कि घोड़े, ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। सामान्यतः भारत के अनेक हिस्सों में बैल का उपयोग किया जाता है खेतों की जुताई के लिए, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर घोड़े और कुछ इलाकों में ऊंट का उपयोग किया जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे फाल कहते हैं, यानी कि एक लंबा सा छड़ होता है लोहा का, ठीक है, उसे फाल बोलते हैं। बहुत जगह पर भाई इसको फार बोलते हैं। कहता है हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हल सैफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है और दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैल की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल और एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। आप देख सकते हैं कि हल को कैसे सेटअप किया जाता है, किस प्रकार से खेतों की जुताई की जाती है। ये सारा चीज यहाँ पर इस चित्र में दिया गया है। कहता है आजकल के लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी की जगह ले रहे हैं। चूंकि लकड़ियाँ कम हो रही है, तो उसके जगह पर निश्चित तौर पर लोहे का उपयोग ही किया जाएगा, क्योंकि लोहा हर जगह आसानी से उपलब्ध हो जाता है और ये मजबूत भी रहता है लकड़ी के अपेक्षा। लकड़ी का हल जल्दी से घिस जाता है खेतों में जुताई करते वक्त, जबकि लोहा देर से घिसता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है भारत के अनेक हिस्सों में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हल का सेटअप कैसा होता है। एक सिंपल सा एक लंबा सा लकड़ी होता है, उसमें हल लगाया जाता है और फिर उसके अलावा किसान के द्वारा पकड़ा जाने वाला हैंडल भी लगा होता है। दूसरा औजार है कुदाली, यानी कि चपड़ा। कहता है कि यह एक सरल औजार है, जिसका उपयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है, जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है, जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। यहाँ पे जो दिया गया है कुदाली, ये चपड़ा यानी कि चौड़ा सा एक नीचे लगा हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे लगा हुआ एक चौड़ा सा ब्लेड होता है लोहे का, और इसको भी हल के द्वारा और इसको भी बैल के द्वारा खींचा जाता है और खेतों की जुताई की जाती है। कुछ छोटे औजार होते हैं जिसको कुदाली बोलते हैं, उसको हाथों से भी उपयोग किया जाता है और मिट्टी को पोला बनाया जाता है। अगर छोटे पैमाने पर आपको खेती करना है, यानी कि बैंगन लगाना है, टमाटर लगाना है, छोटी छोटी क्यारियां बनाना है, तो वहाँ पर आप हल बैल नहीं चला सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि हाथों से चलाया जाने वाला कुदाली, खुरपी या कुदाल का उपयोग किया जाता है और वहाँ पर खेती को और वहाँ पर मिट्टी को पोला बनाया जाता है, यानी कि हल्का बनाया जाता है। कल्टीवेटर कहता है कि आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय दोनों की बचत होती है। निश्चित तौर पर अगर आप हल बैल का उपयोग करते हैं या फिर कुदाली का उपयोग करते हैं, जो बैलों के द्वारा चलाया जाता है, तो आप अधिक समय में खेतों को तैयार कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं उसके स्थान पर, तो बहुत ही जल्दी से आपका खेत का जुताई हो जाएगा और आपका मिट्टी तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर के पीछे बहुत सारे हल, यानी कि लंबे लंबे छड़ के रड होते हैं, जो मिट्टी के अंदर धस जाता है और फिर जब ट्रैक्टर चलता है तो उससे जुताई की जाती है, यानी कि मिट्टी को पोला बनाया जाता है। और आजकल आता है रोटावेटर, जो इससे भी एडवांस वर्जन का वो हल है। उससे क्या होता है कि मिट्टी को तुरंत ही एक ही बार में अच्छा खासा भुरभुरा बना दिया जाता है मिट्टी को। उसके बाद आता है जब मिट्टी आपका तैयार हो जाता है, तो फिर पाटल से उसे प्लेन कर दिया जाता है ताकि बीजों का बुआई कर सके। उसके बाद आता है दूसरा प्रोसेस, बुआई करना। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है और ये दूसरा चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। किसान अच्छी उपज देने के लिए बीजों को प्राथमिकता देता है, क्योंकि बीज से ही अच्छे फसल आते हैं। कहता है बीजों का चयन कैसे करना चाहिए। कहता है एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही है। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। आपको इस सवाल का जवाब ढूंढना है कि क्यों तैरने लगे। आगे चलते हैं। आपके लिए एक क्रियाकलाप है कि एक बीकर लेके इसे पानी से आधा भरिए, इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाइए और कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। उसके बाद आप देखिए कि क्या परिणाम होता है, उसका अवलोकन कीजिए और आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। आगे कहता है कि क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं। जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के या भारी हैं। निश्चित तौर पर वो भारी होंगे। कहता है क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के हो जाते हैं, इसलिए वो जल के ऊपर तैरने लगते हैं। कहता है अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी विधि है। बुआई से पहले बीज बोने के औजार के बारे में जानना भी बहुत ही जरूरी है। अब जो बुआई करने के लिए जो औजार आते हैं वो दो तरीके के आते हैं। एक होता है परंपरागत औजार और दूसरा होता है आधुनिक औजार। तो परंपरागत औजार में से क्या है। कहता है कि परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दिया
गया है पारंपरिक औजार में से। जैसे कि आपको यहाँ पर चित्र में दिया गया है 1.2 के ए में, बीजों को कीप के अंदर डालने से यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं और ये पुराने तरीके हैं। दूसरा तरीका है सीड ड्रिल का, जो नीचे दिया गया है 1.2 के बी में। सीड ड्रिल क्या है? कहता है आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी व गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय और श्रम दोनों की बचत होती है। ये जो मशीन देख रहे हो बच्चों, इसको बोलते हैं सीड ड्रिल। इसका उपयोग आप ट्रैक्टर के द्वारा कर सकते हैं। इसको ट्रैक्टर के पीछे में सेट करना है और इसके द्वारा बुआई कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि बीज समान दूरी पर यानी कि बराबर दूरी पर गिरता है और दूसरा एक समान गहराई में जाकर के वो उसका रोपण कर देता है यानी कि बुआई कर देता है। तो इससे क्या होता है, अच्छे तरीके से समान दूरी पर और समान गहराई पर बीजों का रोपण किया जा सकता है, बुआई किया जा सकता है, जो एक अच्छा तरीका है। और इससे आप बीजारोपण करते हैं, इसका बुआई करते हैं तो बहुत ही कम समय में आप बड़े पैमाने पर बुआई कर सकते हैं। आगे कहता है मेरे विद्यालय के समय पे एक पौधशाला है यानी कि नर्सरी है। मैंने देखा है कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे गए हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे गए हैं? इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि छोटे छोटे पौधे में रखने के बाद उसको उस अलग अलग दूरी पर लगाया जा सकता है जितना उसका रिक्वायरमेंट है। कुछ पौधे बड़े होते हैं तो उसको ज्यादा दूरी पर लगाना होगा, कुछ पौधे छोटे होते हैं तो उसको कम दूरी पर लगाया जा सकता है या गमले को रखा जा सकता है। आगे कहता है कि धान जैसे कुछ पौधे के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौधा तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। कुछ वनीय पौधे और पुष्पीय पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा करने से होता क्या है, आप पौधे को एक उचित दूरी पर लगा सकते हैं और दूसरा उसको समान गहराई पर जाकर लगा सकते हैं ताकि उसको अच्छे से हवा, पानी, धूप और पोषक तत्वों का प्राप्ति हो सके और वो अच्छे से फल फूल सके और अच्छा उत्पादन दे सके, इसलिए ऐसा किया जाता है। आगे कहता है कि पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक और जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधे को निकालकर हटा भी दिया जाता है। कई बार क्या होता है कि ज्यादा घना पौधा लग जाता है तो बीच बीच वाला पौधा को हटा दे। इससे क्या होगा कि उसकी एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी अच्छी हो जाएगी और उसको अच्छा पोषक तत्वों का प्राप्ति हो सकता है, हवा, पानी और धूप का प्राप्ति हो सकता है, तो वो अच्छा पैदावार देगा। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है खाद एवं उर्वरक मिलाना। खाद और उर्वरक मिट्टी में क्यों मिलाया जाता है? ताकि पौधे को अधिक पोषक तत्वों की प्राप्ति हो सके। कहता है कि वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। कहता है कि मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधे को देखा जबकि पास के खेतों में पौधे कमजोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज्यादा अच्छी तरह क्यों उगते हैं? क्योंकि उन्हें अच्छे पोषक तत्व मिलते हैं। और वो कहाँ से मिलते हैं? मिट्टी से मिलते हैं। और मिट्टी में क्या होता है जो उन्हें अच्छा पोषक तत्व मिल जाता है? क्योंकि उसमें खाद होता है या उर्वरक होता है। खाद उसको बोलते हैं जो गोबर के द्वारा बनता है, जो सड़ी गली चीजों से बनता है, जैसे कि पुआल है, पत्ते हैं, पेड़ों की टहनियां है, कागज है, इन चीजों के सड़ने से खाद बनता है। उर्वरक उसको बोलते हैं जो फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है, जैसे पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, डीएपी है, यूरिया है, इन सारी चीजों को उर्वरक बोला जाता है। वैसे आपको कोशिश करनी चाहिए कि खाद का उपयोग करें खेती के लिए, उर्वरक का उपयोग ना करें क्योंकि वो खतरनाक होते हैं। मिट्टी जो है सो फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक भी होता है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाया। खेतों की मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक भी है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी खाली नहीं छोड़े जाते हैं। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता होगा। अब एक खेत में कई फसल साल भर में लिया जाएगा तो सोचो कि उतना पोषक तत्व कहाँ से आएगा। तो उसी पूर्ति के लिए ऊपर से खाद मिलाया जाता है या फिर उर्वरक मिलाया जाता है। इसलिए खाद और उर्वरक का मिलाया जाना इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कहता है कि फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में पोषक स्तरों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने के लिए खेतों में किसान खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। यानी कि अगर आप जितनी आवश्यकता है पौधों को उतनी खाद या उर्वरक आप नहीं देंगे, उसको पोषक तत्व नहीं मिलेगा, तो वो पौधे जो उस खेत में लगाए गए वो कमजोर हो जाएंगे। इसलिए आपको उचित मात्रा में देना है क्या? खाद और उर्वरक। आगे कहता है कि खाद एक कार्बनिक यानी कि जैविक पदार्थ है जो कि पौधे या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। यानी कि पौधे के और जंतुओं के सड़े गले पदार्थों से प्राप्त होती है यानी बनते हैं। किसान पादप यानी कि पेड़ पौधे एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डाल देते हैं और उसका अपघटन हो जाता है यानी कि वो सड़ गल जाता है और फिर वो उसको खुले में छोड़ देते हैं, जो बाद में धीरे धीरे वो खाद का रूप ले लेता है। कहता है अपघटन कुछ सूक्ष्मजीवों द्वारा किया जाता है यानी कि उसको विघटित सूक्ष्मजीवों के द्वारा किया जाता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसका एक उदाहरण है वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद वगैरह। क्रियाकलाप टूप यहाँ पर दिया गया है। कहता है मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। इनमें से एक ही आकार वाले
3 नवोविदित छांट लीजिए। 3 गिलास अथवा ऐसे ही पात्र लीजिए, इन पर ABC निशान लगाइए। गिलास A में थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए, और B में क्या करना है, समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया डालिए, और C में क्या कीजिए कि आप उसमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। यानी कि A में क्या डालना है, गोबर का खाद डालना है, B में क्या डालना है, पानी के साथ साथ यूरिया डालना है, और C में क्या करना है, सिर्फ पानी डालना है, और A में भी पानी डालना है। ठीक है, और ऐसा करके आप उसमें पौधे लगा दीजिए और उसको 7 से 10 दिनों के लिए रख दीजिए, और देखिए कि उसमें पौधे की वृद्धि किस प्रकार से होता है। आप देखेंगे कि उसमें अलग अलग प्रकार से पौधे का वृद्धि हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ऐसा उसके पोषक स्तरों के कारण हो रहा है, पोषकों के कारण हो रहा है। जिस पौधे को ज्यादा पोषक तत्वों की प्राप्ति होगी वो उतना ही अच्छे से वृद्धि करेगा, विकास करेगा, और जिसको प्राप्ति नहीं होगी वो विकास नहीं करेगा। तो आप इस प्रयोग के द्वारा आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। आगे कहता है कि क्या तीनों गिलास में पौधों में वृद्धि की गति एक समान है? किस गिलास में पौधों की वृद्धि बेहतर है? किस गिलास के पौधे में वृद्धि सबसे अधिक है? कहता है उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न है? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है, और उर्वरक के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम वगैरह, तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गया है। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग किया जाना चाहिए। यानी कि जो बाजारों में मिलने वाला उर्वरक है उसके स्थान पर अब गोबर वगैरह से बने हुए जो खाद है उसका उपयोग करना चाहिए। अथवा 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। अगर आप लगातार किसी खेत में पौधे का पैदावार लेते हैं तो उसमें लगातार आपको पोषक तत्व यानी कि खाद वगैरह डालना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बीच में आप क्या कीजिए कि एक फसल को आप स्किप कर दीजिए, यानी नहीं लगाइए। तो इससे क्या होगा कि जो पोषक तत्वों का विनाश हुआ है यानी कि जो क्षति हुई है उसकी पुनः पूर्ति हो जाएगी। कहता है कि खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन और जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है, और इससे मिट्टी में सभी पोषकों की क्षति, पोषकों की प्रतिपूर्ति भी हो जाती है। यानी कि खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन यानी कि उसका जो बनावट है उस तथा जल को धारण करने की जो क्षमता होती है उसमें वृद्धि होती है खाद के डालने से, और साथ ही उसमें पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है, पुनः पूर्ति हो जाती है। कहता है मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण का। कहता है यह एक फसल के बाद दूसरे, कहता है यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल, कहता है कि यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में, यानी कि एक खेत में एक बार आपको अगर आप दलहन का पैदावार कर रहे हैं तो दूसरे सीजन में आप फसल का उत्पादन करना है, और इस प्रकार से आप फसल चक्रण करके आप पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति कर सकते हैं, यानी कि उसका संरक्षण भी कर सकते हैं और पैदावार भी ले सकते हैं। कहता है इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। पिछली कक्षा में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करते हैं। इसलिए बीच बीच में क्या करना है, जब भी आप कोई फसल लगाएं तो उसके बीच बीच में दलहन पौधे जरूर लगाएं। तो वो क्या करता है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देता है मिट्टी में। यहाँ सारणीबद्ध दिया गया है जिसमें उर्वरक और खाद में अंतर बताया गया है कि उर्वरक क्या होता है और खाद क्या होता है, किसका उपयोग बेस्ट है और किसका उपयोग हानिकारक है। यहाँ पहला है उर्वरक। कहता है कि उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, यानी कि इसे फैक्ट्री में बनाया जाता है। वही खाद कहता है कि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर और पौधे के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। यानी गोबर और बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे पुआल, लकड़ी के टुकड़े, पत्ते, इन घास फूस, इन चीजों को सड़ने गलने से खाद का निर्माण होता है। दूसरा कहता है उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है जबकि खाद का निर्माण खेतों में किया जाता है। तीसरा पॉइंट कहता है कि उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। चौथा पॉइंट कहता है कि उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। किसमें होते हैं? उर्वरक में। जबकि खाद में क्या होता है कि पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, यानी कि इसमें पोषक तत्वों की मात्रा थोड़ी कम होती है लेकिन होता ये बेस्ट है। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि उर्वरक के स्थान पर आपको खाद का ही प्रयोग करें। तो चलते हैं इसके लाभ की ओर। कहता है कि जैविक खाद यानी कि खेतों में बनाए जाने वाली खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका क्या कारण है? यहाँ पर कुछ मुख्य कारण दिया गया है जो इस प्रकार से है। पहला कहता है कि इससे मिट्टी का जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इसके उपयोग से? गोबर खाद के उपयोग से। दूसरा कहता है इससे मिट्टी भुरभुरी और सरंध्र हो जाती है जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। गोबर खाद को खेतों में मिलाने से, मिट्टी में मिलाने से और उसके पोला बनाने से क्या होता है कि मिट्टी हल्की हो जाती है और उसमें हवा अच्छे से अंदर तक प्रवेश करता है और जड़ों को, पौधे के जड़ों को प्राप्त होता है जिससे पौधे अच्छे से अपना विकास कर पाता है और अच्छा उत्पादन दे पाता है। तीसरा पॉइंट कहता है कि इससे मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि हो जाती है। मिट्टी हल्की होने के कारण केचुआ
और छोटे जो सूक्ष्म जीव है उसका विकास अच्छे से हो पाता है। चौथा कहता है कि इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है, मिट्टी का क्वालिटी अच्छा हो जाता है, इसलिए आपको जैविक खाद का ही उपयोग करना चाहिए, यानी गोबर खाद का उपयोग करना चाहिए। आगे आता है सिंचाई। कहता है कि जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे की वृद्धि और परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधों की जड़ों और जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधे में लगभग 90% जल है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरन शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है, यानी कि सूखे स्थिति में नहीं हो सकता है। कहने का मतलब है कि पौधे के विकास के लिए जल बहुत ही जरूरी है। अगर जल नहीं होगा तो बीजों का अंकुरन नहीं हो पाएगा, इसलिए सिंचाई करना बहुत ही आवश्यक है। आगे कहता है कि इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ। पिछली गर्मी में मेरे पौधे सूख और मर भी गए थे। अगर आप पौधे में पानी नहीं देंगे तो आपके पौधे सूख भी जाएंगे और मर भी जाएंगे, इसलिए पौधे में पानी देना आवश्यक है। अब सिंचाई करने का जो स्रोत है, यानी कि आप पानी कहाँ कहाँ से ला करके डालते हैं, सिंचाई करते हैं, इसके कौन कौन से स्रोत है यहाँ पर आप देख सकते हैं। सिंचाई के स्रोत कुआं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध और नहर इत्यादि से आप जल को प्राप्त कर सकते हैं और खेतों में डाल सकते हैं। आगे है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोट विधि के द्वारा ये किसान सिंचाई कर रहा है। ये जो बहुत ही पारंपरिक तरीका है, जो गाँव में ऐसा किया जाता है। कहता है सिंचाई के जो पारंपरिक तरीके हैं, कहता है कुआं, झील, नहरों में उपलब्ध जल को निकाल कर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न है। ठीक है, कहता है मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों का इस्तेमाल करते हैं। कहता है ये सस्ते हैं और यह बहुत ही कम दक्षता वाली है, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में इससे पानी दिया जा सकता है। इसमें कौन कौन से है, यानी कि मोट यानी घिरनी के द्वारा, चेन पंप के द्वारा, ढेकली के द्वारा, राहट के द्वारा। ये सारी विधि है जिसके द्वारा क्या होता है कि खेतों में पानी दिया जाता है गाँवों में। ये पुरानी विधि है। यहाँ पर मोट देख सकते हैं, ये चेन पंप देख सकते हैं, ये ढेकली देख सकते हैं और ये राहट देख सकते हैं। कहता है जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है, यानी कि मशीन का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत या सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, जो ये आधुनिक तरीके के अंतर्गत में आता है। सिंचाई की आधुनिक विधियां कौन कौन सी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं छिड़काव विधि के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर ये एक कुआं है और कुआं में मोटर फिट किया गया है, मोटर से पानी जा रहा है और इस मोटर के पाइप में क्या लगाया गया है, ये पाइप को ऐसे कनेक्ट कर दिया गया है, इधर चला गया है। ठीक है, और ये आगे भी चला गया है, इसको जोड़ दिया गया और यहाँ पर छिड़काव विधि के लिए यहाँ पर कुछ सिस्टम लगाए गए। अब यहाँ पर छिड़काव विधि के लिए कुछ सिस्टम लगाए गए हैं और यहाँ पर जब पानी जाता है तो ये क्या होता है, घूमता है और घूम घूम करके इस एरिया को पूरा भिगा देता है। तो अपना कुछ कुछ एरिया बांट दिया गया है, ये अपने अपने एरिया को भिगाता है और इससे क्या होता है कि पानी कम से कम वेस्ट होता है और सिंचाई अच्छे तरीके से हो जाता है। तो छिड़काव विधि के द्वारा इस प्रकार से खेती किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहता है कि इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, यानी कि इस सिंचाई मतलब इस विधि के द्वारा आप ऊबड़ खाबड़ खेतों में भी सिंचाई कर सकते हैं जहाँ जल कम मात्रा में उपलब्ध है और इसे उर्ध्व पाइप हो, यानी कि नली के द्वारा ऊपरी सिरों पर पहुंचाया जाता है जहां पर नोजल लगे होते हैं और ये नोजल क्या करता है, घूम घूम करके पानी को छीड़ देता है खेतों में। इस प्रकार से सिंचाई हो जाती है। कहता है कि यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पाइप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो यह घूमते हुए नोजल बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है। कहता है छिड़काव लोन, कॉफी की खेती एवं अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी होता है, जो पहाड़ों में किया जाता है। दूसरा विधि है ड्रिप तंत्र के द्वारा, यानी कि ड्रिप सिस्टम के द्वारा। कहता है कि इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधे के जड़ों में सीधे गिराया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छिड़काव विधि के जगह पर सारा सिस्टम वही लगाया गया है, यानी कि यहाँ पर कुआं है, मोटर लगाया गया, मोटर से पाइप को जोड़ करके इस तरह से खेतों में पहुंचाया गया है और जो पौधे लगे हैं यहाँ तक पाइप को ऐसे बिछाया गया है और जहां जहां पौधे के जड़ है यहाँ पर छोटा छोटा होल कर दिया गया है, पाइप में छेदा कर दिया गया है, जिससे क्या होगा कि जब इससे मोटर के द्वारा पानी इस पाइप में जाएगा तो इस होल से, यानी कि पाइप में जो छोटे छोटे छिद्र हैं, इससे पानी इस पौधे के जड़ के पास गिरेगा और इससे क्या होगा कि सिर्फ पौधे के जड़ के पास ही पानी जाएगा। एक्स्ट्रा जो पार्ट है खेत का जो एरिया है वहां पर पानी नहीं गिरेगा और इस प्रकार से पानी वेस्ट नहीं होगा बल्कि पानी का समुचित उपयोग होता है इस विधि द्वारा। इस विधि को ड्रिप तंत्र कहते हैं। इसमें क्या होता है कि फलदार पौधे, बगीचा, वृक्षों को पानी देने के लिए सर्वोत्तम तरीका माना जाता है। इससे पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त हो जाता है और इस विधि में
और पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है और ये कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान साबित होता है। अगला जो पॉइंट है वो है खरपतवार से सुरक्षा, यानी कि बेकार के पदार्थ जो पौधे के साथ उग जाते हैं खेतों में उसे खरपतवार बोला जाता है। उसका खेतों में कोई काम नहीं होता है, बल्कि वो पोषक तत्वों को अवशोषित करके हमारा जो मेन फसल है उसको कम पोषक तत्व प्राप्त होता है। इसलिए आपको करना क्या है, वहां पर जो बेकार के पौधे हैं उसको उखाड़ के फेंकना, इसी को बोला जाता है निराई करना या खरपतवार से सुरक्षा प्रदान करना। कहता है कि बुजुर्ग पहले निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे उग भी गए। ठीक है, कहता है कि क्या वे अन्य पौधे विशेष उद्देश्य उगाए गए हैं? आपको क्या लगता है, उद्देश्य उगाए गए हैं? नहीं, बल्कि वो अपने से उग गए हैं खेतों में, जिसका कोई उपयोग नहीं है। इसको हटाने के लिए, इसको खत्म करने के लिए छिड़काव भी किया जाता है खरपतवार नाशी दवा का। कहता है कि खेतों में कई अन्य अवांछित यानी बेकार के पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। आगे कहता है कि खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को निराई कहा जाता है। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक तथा जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालता है। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य और पशुओं के लिए विषैले भी हो जाते हैं। आगे कहता है कि खरपतवार को हटाने एवं उसकी वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए किसान विभिन्न प्रकार के तरीके को अपनाता है। जैसे फसल को उगाने से पहले खेत में जोतने से खरपतवार उखाड़ने और हटाने में सहायता मिलती है, यानी कि जुताई करके खरपतवार को हटा दिया जाता है। इससे खरपतवार सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं और सड़ गल करके वो क्या बन जाता है, खाद बन जाता है। कहता है कि खरपतवार हटाने से सर्वोत्तम समय उन्हें उनमें पुष्पन और बीज बनने से पहले का होता है, यानी कि खरपतवार में बीज जब बन रहा हो उससे पहले उसे हटा दीजिए, ये ज्यादा बेस्ट है। और उससे ज्यादा बेस्ट है कि उसमें जब फूल लग रहे हो उसी समय आप हटा दीजिए उसको। कहता है खरपतवार पौधे को हाथ से जड़ सहित उखाड़ कर अथवा भूमि के निकट से काट कर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या होरों की सहायता से किया जाता है, जो एक औजार है किसानों के लिए। आगे कहता है कि रासायनिक के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रित किया जाता है और उस दवा को बोला जाता है खरपतवार नाशी। और इस दवा का कुछ नाम है, जैसे कि 2,4-D। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई भी हानि नहीं होती है। पौधे नहीं मरते हैं, जो फसल लगाया जाता है वो मरता नहीं, बल्कि सिर्फ खरपतवार जो बेकार के पौधे वो मर जाता है। कहता है खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर, यानी कि स्प्रे के द्वारा, फुहारे के द्वारा खेतों में छिड़काव कर दिया जाता है। आगे कहता है कि क्या खरपतवार नाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है? तो हाँ, पड़ता है। इसलिए उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता होती है, उन्हें मास्क पहनने की आवश्यकता होती है, उन्हें ग्लव्स पहनने की आवश्यकता होती है, उन्हें जूता पहनने की आवश्यकता होती है और साथ में पीपी जो सूट होता है उसको पहन लेने की आवश्यकता होती है, ताकि छिड़काव वाला जो स्प्रे है वो उसके बॉडी कांटेक्ट में नहीं आए। अन्यथा क्या होगा कि उसका त्वचा पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है, श्वसन संबंधित बीमारी हो सकता है। इसलिए उनको इन चीजों से सुरक्षा अपने आप को कर लेना चाहिए। आगे कहता है कि खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पन एवं बीज बनने से पहले ही खरपतवारनाशी छिड़काव करते हैं। खरपतवारनाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें रासायनिक का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढककर रखना चाहिए। उसके बाद आता है अगला प्रोसेस, कटाई करना। कटाई करना फसल उत्पादन का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अगला प्रक्रिया है कटाई करना। कहता है फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधे को खींचकर उखाड़ लिया जाता है अथवा उन्हें धरातल के पास से काट लिया जाता है। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। आगे कहता है कि हमारे देश में दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। दराती इसको कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि ये एक औजार है जो किसान लोग उपयोग करते हैं फसलों को काटने के लिए। इसे दराती कहते हैं। देहात में इसको हसुआ बोला जाता है। साथ ही मशीन का उपयोग करके भी इसकी कटाई की जाती है, जिसको हार्वेस्टर कहा जाता है। काटी गई फसलों से बीजों और दाने को भूसे को अलग करना होता है और इस प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहा जाता है। कुछ मशीन ऐसे होते हैं जो हार्वेस्टिंग का कार्य और थ्रेसिंग का कार्य दोनों एक ही मशीन कर लेता है, तो उस मशीन को बोला जाता है कंबाइन मशीन। और उस मशीन को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये कंबाइन मशीन है जो क्या करता है, फसलों की कटाई भी कर लेता है और फसल से यानी कि डंडल से बीज को अलग भी कर देता है, तो इसलिए इसको कंबाइन मशीन कहा जाता है। तो चूंकि हम लोग भारत में रहते हैं और यहाँ हर प्रक्रिया के पीछे एक पर्व जुड़ा होता है, तो यहाँ पर आप कटाई से जुड़ा हुआ भी पर्व देखने को मिलता है आपको भारत में। तो कटाई से जुड़ा हुआ पर्व आप यहाँ पर देख सकते हैं। कहता है 3 से 4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसान के हृदय में उल्लास और अच्छे समय का भाव संचारित करती है। कहता है कि यह समय थोड़ा आराम करने और खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षो उल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल
ये केरल में मनाया जाता है। बैसाखी ये पंजाब में, हरियाणा में मनाया जाता है। होली जो उत्तरी भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड वगैरह में मनाया जाता है, और भी बहुत सारे क्षेत्रों में मनाया जाता है। दिवाली पूरे देश भर में मनाया जाता है। नवाब्या ये पता नहीं कहाँ मनाया जाता है। बिहू वगैरह जुड़े हुए हैं, जो फसल से जुड़ा हुआ पर्व है। यह कहता है दोस्तों कि कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं, जिन्हें किसान जला देते हैं। कहता है इन टुकड़े के खेत में जलाने के कारण चिंतित है। वह जानती है कि इससे प्रदूषण होता है, इससे खेत में पड़ी फसल में आग लगने का खतरा भी रहता है। इसलिए खेतों में डंडल को नहीं जलाना चाहिए, बल्कि उसका खाद बनने तक इंतजार करना चाहिए। चूंकि वो डंडल खेत में पड़े रहेंगे, पानी पड़ेगा, सड़ेगा, गलेगा और फिर वो खाद बन जाएगा। तो हमको इंतजार करना चाहिए, बल्कि उसको जलाना नहीं चाहिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों की विनोइंग मशीन है, जो फटकने वाली काम करती है। यानी कि पौधे के डंडल से जब बीजों को अलग किया जाता है, अनाज के दाने को अलग किया जाता है, तो उसमें कुछ और भी अवांछित पदार्थ मिले होते हैं, फटक करके उसको अलग कर देता है। यानी कि बेकार के पदार्थ को अलग कर देता है और फ्रेश बीज को अलग कर देता है। इसलिए इसको विनोइंग मशीन बोला जाता है, यानी फटकने वाली मशीन। उसके बाद आते हैं भंडारण की प्रक्रिया की ओर। अब सारा कार्य हो गया है। अब फसल को क्या करना है कि खेतों से निकाल करके आपने खलिहान तक ले गया और उसको बीजों को डंडल से अलग कर दिया। अब उस बीज को आपको घर में ले जाकर के उसको भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है और उसका उपयोग करना है। तो सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को ही भंडारण कहा जाता है। कहता है कि उत्पादन का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। कहता है उत्पादन का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। कहता है यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहे, सूक्ष्म जीवों आदि से सुरक्षित रखना होगा। ताजा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों यानी बीजों को सुखाए बिना भंडारित कर दिया गया तो उनके खराब होने अथवा जीवों के द्वारा आक्रमण से उन्हें अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। यानी कि जो ताजा बीज होता है उसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, तो उसमें कीड़े लगने की संभावना ज्यादा होती है, और जब कीड़े लग जाएंगे तो वो सड़ जाएंगे। फिर उसका उपयोग ना तो आप खाने के लिए कर सकते हैं, ना तो भविष्य के लिए बीज के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसलिए उसको सुखाना सबसे ज्यादा जरूरी है। कहता है अतः भंडारण से पहले बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट पीड़कों, जीवाणु और कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडारण जूट के बोरी या धातु के बड़े पात्र, बीन्स वगैरह में करते हैं, या तो फिर साइलो में करते हैं, जो बड़े बड़े भंडार गृह होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये साइलो है, ये बड़े बड़े कंटेनर है, जिसमें क्या कर दिया जाता है कि उसके भंडारित कर दिया जाता है। इसको साइलो बोला जाता है। कुछ जगह पर भंडारण इस प्रकार से किया जाता है, जिसमें जूट की बोरी में डाल के अनाज को इस तरह से रख दिया जाता है और इस तरह से उसका भंडारण होता है। लेकिन इसमें एक खतरा होता है कि इसमें चूहे, कीड़े वगैरह लग जाते हैं और इससे भारी मात्रा में अनाज का नुकसान हो जाता है। इसमें पानी भी छत से टपक गया और यहाँ बोरी पर गिर गया तो अनाज के दाने सड़ जाते हैं और इससे बड़ी मात्रा में अनाज के दाने की क्षति होती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि आपको इस प्रकार का कंटेनर में ही आप इसका भंडारण करें। हाँ, कम मात्रा में है तो आप इस तरह से भंडारण कर सकते हैं। साथ ही इसका दूसरा विकल्प है कि आप छोटे छोटे कंटेनर घर में भी रख करके उसमें उसका भंडारण कर सकते हैं। और ये था हमारा फसल उत्पादन की अंतिम प्रक्रिया, जो भंडारण पर आकर के समाप्त हो जाता है। उसके बाद इसका उपयोग हम धीरे धीरे भविष्य में कर सकते हैं, उसे निकाल सकते हैं और उसका विभिन्न तरीकों से खाना बना करके उसका उपयोग आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि भोजन के लिए आप जंतुओं पर भी निर्भर होते हैं, यानी कि जंतुओं से भोजन की प्राप्ति। यहाँ पर एक सारणी दी गई है जिसमें क्रम संख्या दिया गया है खाद्य पदार्थ, यानी कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ होते हैं और फिर ये कहाँ से प्राप्त होते हैं। यानी कि दूध की प्राप्ति कहाँ से होती है, गाय से होती है, भैंस से होती है, बकरी से होती है, ऊँटनी वगैरह से होती है। दूसरा, अगर बोला जाए कि मांस की प्राप्ति, यहाँ पर मांस लिख दिया जाए, मांस की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो मांस की प्राप्ति मछली से होता है, मुर्गी से होता है, बकरे से होता है। बहुत जगह पर ऊँट का उपयोग किया जाता है, या और भी बहुत सारे जानवर होते हैं जिसको मार करके लोग खाते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर स्रोत में लिख सकते हैं। और भी कई चीजें हैं जो यहाँ पर लिख सकते हैं और इस सारणी को बढ़ा सकते हैं। आगे कहता है कि इस सारणी की पूर्ति के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधे की तरह ही जंतु में भी विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। अब पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण, यानी कि बीजों का चयन, यानी कि बुआई करना। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास और देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है पशुपालन। यानी बड़े पैमाने पर पशुओं को जो पालने की प्रक्रिया होती है तो उसे बोला जाता है पशुपालन। कहता है मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कॉड लिवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए मछली का भी सेवन आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये मांसाहारी है। और इस प्रकार से हमारा या आज का ये चैप्टर अंतिम चरण में है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस चैप्टर में आपने क्या क्या सीखा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस चैप्टर में आपने सीखा कि अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धति को अपनाना आवश्यक है। यानी कि कृषि पद्धति में वैज्ञानिकता को अपनाना आवश्यक है, ताकि कम खेती में अच्छा पैदावार लिया जा सके और बड़ी जनसंख्या को आप भोजन प्रदान कर सके। दूसरा है, कहता है किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहा जाता है। आपने ये भी साथ ही सीखा कि भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर हम दो भागों में बांट सकते हैं, यानी कि रबी और खरीफ फसल। और तीसरा आता है जायद फसल, जो छूट गया है, जायद फसल।
अगला सीखा आपने कि जुताई करके मिट्टी तैयार करना और उसे समतल करना आवश्यक है। इस कार्य के लिए हल और पाटल का उपयोग किया जाता है। आपने सीखा कि बीजों को उचित गहराई पर बोना और उचित दूरी पर उसकी बुआई करना अति आवश्यक। बीजों की अच्छी किस्में का चयन करना बहुत जरूरी है। इससे स्वस्थ बीजों की प्राप्ति होती है ताकि आप उसकी बुआई करके अच्छे फसल ले सकें। इसकी बुआई के लिए आप सीड ड्रिल का उपयोग कर सकते हैं, जो एक वैज्ञानिक तरीका है। अगला सीखा आपने कि मिट्टी में पोषक तत्वों की वृद्धि और पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसे कार्बन खाद या उर्वरक के उपयोग से इसकी पूर्ति की जाती है। फसलों की नई किस्में के आने से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में वृद्धि हुई है। यानी कि आजकल के जो बीज है वो जब तक आप रासायनिक खाद नहीं डालेंगे, उर्वरक नहीं डालेंगे, तब तक उसकी वृद्धि नहीं होती है, उससे उत्पादन लेना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आजकल रासायनिक उर्वरक का उपयोग ज्यादा होने लगा है। आगे कहता है कि उचित समय और अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। खेतों में जो अवांछित पौधे उग जाते हैं उसे हटाने की प्रक्रिया को निराई कहा जाता है और उस पौधे को खरपतवार कहा जाता है। कटाई की जाती है फसलों को, जिसे हाथों से भी किया जाता है और मशीनों के द्वारा भी किया जाता है। दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहा जाता है और साथ ही बीजों को पीड़कों और सूक्ष्मजीवों से सुरक्षित रखने की उचित आवश्यकता होती है। इसके लिए उचित भंडारण करना आवश्यक होता है। साथ ही भोजन की प्राप्ति हमें खेतों में पौधों के साथ साथ पशुओं से भी प्राप्ति होती है। साथ ही हमें खाने पीने की वस्तुएं खेतों से मिलने के साथ साथ पशुओं से भी प्राप्ति होती है। इसलिए बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रकार के पशुओं का पालन किया जाता है, जिसे पशुपालन कहा जाता है। और ये इसी के साथ ही आज का चैप्टर यही समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।